हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो देखे थे और दो तीन कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। तो आज हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है ताकि हमारे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को लेके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और स्ट्रांग हो जाएं। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो स्टार्टिंग का है वो ये है कि टू पीपल स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर in a straight line with it measure the angles of the top of the tower as 25 degree and 50 degree respectively. If the height of the tower is 70 meter, find the distance between the people या फिर between the two people. तो क्वेश्चन तो आसान है, जिन लोग को अटेम्प्ट देना है वो वीडियो पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। बाकी लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि इस क्वेश्चन में बता रहा है कि जो टावर की हाइट है दैट इज 70 मीटर और दो लोग हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर का मेजर कर रहे हैं 25 डिग्री एंड 55 डिग्री। अच्छा, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जो ज्यादा बड़ा वाला एंगल होगा वो पास में होगा और जो 25 डिग्री वाला एंगल होगा वो दूर को होगा। ये चीज अगर किसी को डाउट है तो मैं बता दूं कि इस लाइन को आप जैसे आप रोटेट करोगे तो अगर ये लाइन इस लाइन से कांटेक्ट में आ जाती है तो पूरा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा और जैसे जैसे आप इस लाइन को इस लाइन से दूर लेते जाओगे वैसे वैसे आपका एंगल जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कह सकते हैं। कौन सा एंगल? ऊपर से नीचे से एंगल डिक्रीज करता जाएगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल इंक्रीज करता जाएगा लेकिन ये वाला एंगल आपका डिक्रीज करता जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हो और इस वाले पॉइंट को देखना है तो आपको गर्दन थोड़ी ज्यादा सीधी करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ये वाला पॉइंट। यहाँ पे अगर आप दूर खड़े हो किसी ऑब्जेक्ट से तो आपको उतनी गर्दन को सीधा नहीं करना पड़ेगा उसको देखने के लिए, है ना। आई होप सो क्लियर है। तो हमको दे रखा है कि जो एंगल्स हैं वो 25 और 50 डिग्री है और हमको डिस्टेंस बिटवीन द पीपल कैलकुलेट करनी है। मतलब हमको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है x, मतलब ये एक पर्सन A है और ये एक पर्सन B है तो इनके बीच की हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। दिस इज आवर मोटिव ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो हम लोग को पहले तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की हेल्प लेते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले tan 50 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो tan 50 हमारे पास क्या बनेगा, tan 50 बन जाएगा अपने पास DC अपॉन BC। करना कुछ नहीं होता इन क्वेश्चंस में, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखें आप उनको सॉल्व करिए, कोई ना कोई इक्वेशन कोरिलेट करिए और आंसर आ जाएगा। और एक हमको बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें कि tan 25 की अगर वैल्यू लिखें तो ये बनेगा DC अपॉन AC। अब ध्यान से अगर देखें हम लोग तो हमको जो निकालना है वो डिस्टेंस निकालनी है दोनों लोग के बीच में। मतलब बेसिकली हम क्या करें, AC में से अगर BC की लेंथ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो AB लेंथ हमको मिल जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, AC में से अगर BC लेंथ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो AB लेंथ हमको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग को वही यहाँ पे करना है। हमको क्या करना है, यहाँ से BC की लेंथ कैलकुलेट करनी है और यहाँ से AC की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो BC की लेंथ आ जाएगी DC मतलब 70 अपॉन tan 50 डिग्री और यहां से AC की लेंथ आ जाएगी DC अपॉन tan ऑफ 25 डिग्री। अब tan 50 डिग्री की वैल्यू हमको पीछे देखना पड़ेगा। जब आप tan 50 डिग्री की वैल्यू निकालोगे पीछे से देख के तो ये आएगा 1.918। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 50 डिग्री। और जब आप tan 25 डिग्री की वैल्यू निकालें तो इस बात का ध्यान दें कि आप इसका आधा ना कर दें ये सोच के कि एंगल हाफ हो गया है तो वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। नहीं नहीं, ये सब चीजें ऐसे नहीं वर्क करती हैं। आपको पीछे से इसकी वैल्यू को देखना पड़ेगा जो कि निकल के आती है 0.4663। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो BC जो आपके पास कैलकुलेट होके आएगी दैट विल बी 58.735 मीटर्स और जो AC की लेंथ कैलकुलेट होके आपके पास आएगी दैट विल बी कितना आ रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 150.188 मीटर। ये
AC की लेंथ ये आ रही है और BC की लेंथ ये आ रही है। तो हमको डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन मतलब AB निकालना है, और AB कैसे निकलेगा, AC माइनस BC करके, मतलब 150.118 माइनस 58.735 करके। जैसे ही आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर आ चुका होगा 91.38 मीटर्स। तो आई होप क्वेश्चन आसान लगा होगा, कुछ इसमें तो कठिन नहीं था। वैल्यूज को देखना है, वो एज सच तो अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसको यहाँ पे समझाना, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समहाउ आप लोग को जो टेबल से वैल्यू कैलकुलेट करना होता है वो भी यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे समझा सकूं। तब तक के लिए आप इन वैल्यूज को नोट डाउन करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, वैल्यूज को भी नोट डाउन कर लें, क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लें। वैसे जहां तक मेरे को लगता है तो काफी सारे बच्चों को इसकी वैल्यूज देखना आती होंगी बुक के पीछे से, कि कैसे आप टैन को खोलेंगे, टैन में इधर साइड में एंगल दिए होंगे, उसके कोने में मिनट्स की वैल्यू दी होगी। जैसे हमको टैन 25 डिग्री की वैल्यू देखनी है तो हम टैन में 25 डिग्री एंगल देखेंगे, उसके सामने जो नंबर लिखा होगा वो यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली ये काम हम लोग को टैन 50 डिग्री में भी करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड, लेवल मतलब प्लेन ग्राउंड, इंक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 35 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ बेसिकली हमको ये करना है कि हमको कहा गया है कि एक वर्टिकल टावर है जिसकी हाइट हमको कैलकुलेट करनी है, तो उसकी हाइट को हम लोग h मान लेते हैं। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि जो इसकी शैडो की लेंथ है वो 10 मीटर से इंक्रीज कर जा रही है जब सन का ऑल्टीट्यूड 45 डिग्री से 30 डिग्री जा रहा है। मतलब मान लो आप कि पहले सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड से वो बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो जब 45 डिग्री सन का एंगल ऑफ एलिवेशन था तो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी शैडो की लेंथ x थी। अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन 30 डिग्री बन गया है तो 30 डिग्री बनने पे जो इस हमारे टावर की शैडो की लेंथ है ये 10 मीटर से इंक्रीज हो चुकी है। ये चीज वो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। ये बहुत कॉमन सा फेनोमेना है, जब सन ओवरहेड होता है तो शैडो जो होती है वो छोटी बनती है। जब सन राइज कर रहा होता है जिस टाइम, या फिर जिस टाइम ठीक है ना, सन सेट डाउन होने जा रहा होता है उस टाइम शैडो की लेंथ थोड़ी सी कंपैरेटिवली लंबी होती है। तो अगर एंगल ऑफ क्या कहते हैं जो एलिवेशन है वो सन का घट रहा है, मतलब सन डूबने वाला होगा, सन डूब रहा होगा, तभी आप उसको देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन घटा रहे होगे, तो उस समय जो शैडो की लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी बन रही है। तो हमको वही करना है, हमारे पास 2 ट्रायंगल, दोनों में टैन लगा देना है बस, और कुछ नहीं। मोस्टली क्वेश्चंस में यही होता है कि आप टैन थीटा लगा के काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टैन 45 की वैल्यू आ जाएगी h/x, और बड़े वाले ट्रायंगल में टैन 30 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास h/x + 10। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या निकालना है, h। अगर हमको h निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है हम h को तो इक्वेट करेंगे नहीं, हमें x को इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहां से x की वैल्यू देखो क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी h/tan 45। tan 45 की वैल्यू 1, मतलब x = h रिलेशन हमको मिल गया। अब अगर हम इस वाले को देखें तो हमको पता है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 = h/x + 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही बन जाएगा x + 10 = h√3। अब हमको पता है x की वैल्यू h के इक्वल है, तो मैं इसको h की तरह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और ये बन जाएगा h√3। तो 10 की वैल्यू आ जाएगी h√3 - h। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो h कॉमन आ जाएगा, मेरे पास बचेगा √3 - 1। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/√3 - 1। बट ये तो एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम तुरंत इसको रैशनलाइज करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा
इसको रैशनलाइज करने के लिए तुरंत इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा h आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू, मैंने कल आप सभी को बताया था कि √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो पिछले टर्म पे जो मैंने वैल्यू बताई थी उसको सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ तो ये ऊपर बन जाएगा 1.732 प्लस 1 मतलब 2.732 अपॉन नीचे देखो सब लोग, नीचे क्या बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। अब आप इसको रिड्यूस करोगे तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 2.732। अब वो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक टावर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13.66 मीटर्स। तो आई होप क्वेश्चन आसान था, समझ आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगने थे और कोई इसमें टेबल वाली भी झंझट नहीं थी। तो अगर क्वेश्चन क्लियर हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि एक क्लिफ के टॉप पे बैठा है 200 मीटर अबव द सी लेवल। क्लिफ आप समझ सकते हो ऐसे कोई ऊंची चट्टान जहां पे जाके आप बैठ सकते हो, दैट इज क्लिफ। तो एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ द क्लिफ 200 मीटर अबव द सी लेवल ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इफ द शिप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द क्लिफ एंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द क्लिफ। तो अगर जिनको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट देना है तो वो वीडियो पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट दे सकते हैं, बाकी लोग यहाँ पे मेरे साथ पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तरह का ऑब्जर्वर है जो कि क्लिफ पे बैठा है एंड दिस क्लिफ इज 200 मीटर्स हाई। अभी हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, दिस वन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जब ऊपर बैठ के दो शिप्स को ऑब्जर्व कर रहा है तो लेट अस सपोज कि वो दो शिप्स कुछ इस तरीके से रखी है, मतलब रखी के आ रही है, एक शिप इस वाले पॉइंट पे और एक शिप इस वाले पॉइंट पे है। तो जो शिप पास होगी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि पास वाली चीज को अगर आपको देखना है तो गर्दन ज्यादा झुकानी पड़ेगी, जो चीज आपसे दूर है उसको देखने के लिए गर्दन को कम झुकाना पड़ेगा। तो पास वाली शिप मतलब ये वाला एंगल है ना, ये पूरा एंगल आपको दिया है 45 डिग्री और ये वाला जो एंगल है वो आपको दे रखा है 30 डिग्री। मतलब एक शिप को ऑब्जर्व करने के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 30 डिग्री एंड जो पास वाली शिप है उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री। तो अब हम लोग को पता है, हम लोग को फंडा यहाँ पे यही यूज करना है कि हमको तुरंत एंगल ऑफ डिप्रेशन से एंगल ऑफ एलिवेशन पे स्विच कर लेना है, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री होगा, और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब तो बहुत आसान है। हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। पहले पार्ट बताया था शिप जो है वो क्लिफ के सेम साइड नहीं है, तो अगर आपकी ये क्लिफ है तो दोनों शिप्स एक ही तरफ है, हमको ये डिस्टेंस x फाइंड करनी है बिटवीन द शिप्स। तो हमको वही करना है। हमको सबसे पहले तो मैं इसमें नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा कर लूं, ABCD, ओके। तो पहले हम लोग tan 45 डिग्री लगाते हैं, जो कि निकल के आ जाएगा AB अपॉन BC विच मीन्स 200 अपॉन BC। हमको पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो BC की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 200 मीटर्स। तो सबसे पहला काम हमारा सॉल्व हुआ, जो 200 मीटर्स आ गई BC की लेंथ। ओके, जैसे ही हमारे पास BC की लेंथ आ गई, अब हमको क्या करना है, बड़े वाले ट्रायंगल पे जाना है और तुरंत tan 30 लगा देना है। tan 30 लगाते ही हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम AB अपॉन BD विच मीन्स 200 अपॉन x प्लस 200। ओके, tan 30 हमारे पास 1/√3 है और ये बन जाएगा 200 अपॉन x प्लस 200, मतलब x प्लस 200 इज इक्वल टू 200√3। अब आप 200 को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 200√3 माइनस 200,
200 कॉमन लेते ही अंदर बचेगा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 0.732। तो ये चीज बन जाएगी 200 इंटू 0.732। तो आपको क्या करना है, 732 का डबल कर लेना है। 732 का डबल आई होप कितना आएगा ये, अगर हमें BD निकाल लेना सबसे पहले तो नहीं, ये तो शायद हमारा सिर्फ x की ही वैल्यू आ गई है, काम तो हमारा हो गया है काफी हद तक। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 346 बनेगा ये, है आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ये जो BD की लेंथ है 200√3, ये चीज बननी चाहिए थी 346। तो 346 में से अगर आप माइनस कर दोगे 200, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से निकल के आ रहा है 146.4 के आसपास। ये जो वैल्यू है आपकी वो निकल के आएगी 146.4 मीटर्स के आसपास। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स है व्हेन दे आर ऑन द सेम साइड। तो आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा। क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में सब कुछ वही सेम चीज है, सब कुछ वो सेम है। लेंथ भी क्लिफ की वही है 200 मीटर्स, बट शिप्स इस बार दोनों ऑपोजिट साइड पे है। मतलब एक शिप हमारी इस जगह पे है और एक शिप हमारी इस जगह पे है। और दोनों शिप्स के लिए अगर आप देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक के लिए वही रहेगा 45 और दूसरे के लिए रहेगा 30 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा और ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो हमको क्या करना है बेसिकली इस बार, आप देखो आप इस लेंथ को x मान लो और आप इस लेंथ को y मान लो, ये पूरी लेंथ y मान लो। तो अगर आप x प्लस वाई कर दोगे तो आपका बहुत आसानी से काम बन जाएगा, आपको डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम फिर से देखें तो इधर वाले ट्रायंगल में, लेफ्ट वाले ट्रायंगल में अगर हम tan 45 डिग्री देखें तो tan 45 बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच मींस 200 अपॉन x। और राइट वाले ट्रायंगल में देखें तो tan 30 क्या लग जाएगा, tan 30 डिग्री मेरे पास बन जाएगा 200 अपॉन y। तुमको पता है tan 45 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 200 आ गई। अब रही बात हमारे पास y की, तो y की वैल्यू बन जाएगी 200 अपॉन 1/√3। क्यों? क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये बन जाएगा 200√3। अब हमको तो निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स कितना बनेगा, x प्लस वाई विच मीन्स 200 प्लस 200√3। तो 200 प्लस 200√3 मीन्स 200 plus 346.4 and this will come out to be 546.4 meters। बहुत आसान था, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं था। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम साइड पे होते हैं तो आपको बड़े वाले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में से छोटे वाले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन वहीं पे अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट साइड पे हैं तो आपको जो उनकी डिस्टेंस है कहीं से फुट से या क्लिफ से उनको आपस में ऐड कर देना होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है कि इसको रीड कर लेते हैं। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ ऑब्जर्वेशन टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट्स। If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 45 degree, how soon after this will the car reach the observation tower? तो आई होप क्वेश्चन ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप इसको फिर रीड कर लो, और अगर रीड कर लिया तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक नए कॉन्सेप्ट पे है तो मैं इसको बता देता हूँ। जो भी नया कॉन्सेप्ट पे सवाल होगा पहले मैं उसको खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमें कहा जा रहा है कि एक
कोई व्यक्ति या कोई आदमी है जो कि एक ऑब्जर्वेशन टावर पे बैठा हुआ है, मतलब ऊपर बैठा हुआ है, और इसकी तरफ एक कार आ रही है। किसकी तरफ? ऑब्जर्वेशन टावर की तरफ। तो मान लेते हैं ये रोड है और रोड पे चल के एक कार आ रही है और इस कार ने 12 मिनट लिए हैं अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से 40 डिग्री चेंज करने के लिए। तो मैं ऊपर पहले लाइन ऑफ साइट एक क्रिएट कर लूं। तो पहले इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था और 12 मिनट बाद इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हो गया। मतलब ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री होगा। अब कार को इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक आने में 12 मिनट्स लगे, ठीक है। और कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी v मान लेते हैं। तो अगर हम ये देखें कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ए टू बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो हमने v मान रखा और 12 मिनट्स यहाँ पे हमारे पास टाइम है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है ये a से b, दिस इज 12b, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कितना टाइम ये और लेगी ये कार ऑब्जर्वेशन टावर तक रीच करने में। मतलब अब उसको बी से सी जाना है, स्पीड तो कार की वही रहने वाली है, हमको टाइम और कैलकुलेट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट कार टेक्स t मिनट्स टू रीच फ्रॉम B टू C। B से C तक पहुंचने में कार t मिनट्स और लेगी। तो जो कार ने डिस्टेंस ट्रैवल की होगी B टू C, वो कितनी बन जाएगी? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो हमने v मान रखा था और टाइम को t मान लिया, तो ये डिस्टेंस आ गई vt। ओके, वेल एंड गुड। अब हमको क्या निकालना है? इस t की ही वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है। एक तो हमारे पास छोटू वाला ट्रायंगल है जिसमें हम tan 45 लगाएंगे और tan 45 की वैल्यू आएगी dc अपॉन vt। और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है जहां पे tan 30 लगाएंगे, उसकी वैल्यू आएगी dc अपॉन 12v प्लस vt। क्यों? क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल के लिए पूरी जो ये लेंथ AC है ये बेस की तरह काम करेगी। तो उसमें इतने पोर्शन की लेंथ 12v है और इतने पोर्शन की लेंथ vt है। तो जो टोटल लेंथ है दैट विल कम आउट टू बी 12v प्लस vt। अब हमको चाहिए टाइम की वैल्यू, ठीक है, बहुत अच्छे। टाइम की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें? दोनों तरफ से dc की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि dc का हमको कोई भी यूज इक्वेशन में नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वाले से आ जाएगा dc इक्वल्स टू vt। dc इक्वल्स टू vt आ गया। तो मैं इसमें रख सकता हूं ये वैल्यू, tan 45 1 होता है तो dc इक्वल्स टू vt आ गया। मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। ये बन जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू vt अपॉन 12v प्लस vt। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 12v प्लस vt इज इक्वल टू √3vt। ओके, वेरी गुड। तो अगर ध्यान से देखें तो मैं यहाँ से b को कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा 12 प्लस t इज इक्वल टू √3vt। v से v कट गया, आंसर आ गया 12 प्लस t इक्वल टू √3t। 12 प्लस t इज इक्वल टू √3t। अब 1 मिनट आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लें ताकि फटाफट मैं इसको आगे सॉल्व कर सकूं। तो आई होप आप लोग ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। मैं तब तक क्वेश्चन को हटा देता हूं और जो थोड़ा सा पार्ट बाकी है इसको और सॉल्व कर लेता हूं। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बची है वो है 12 प्लस टी इज इक्वल टू √3t।
तो हम लोग देखें तो ये बन जाएगा √3t माइनस टी, टी कॉमन लेते इट विल कम आउट टू बी √3 माइनस 1। तो t की वैल्यू आएगी 12 अपॉन √3 माइनस 1। इसको हम फटाक से कर लेंगे रैशनलाइज, क्योंकि ये है कि रैशनल नंबर। तो ऊपर बन जाएगा 12 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 6 इंटू √3 प्लस 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। 2 बन रहा है ये, 2 से 12 कितने टाइम चला गया, 6 टाइम्स। ओके, तो ये बन जाएगा √3 प्लस 1 मतलब 2.732। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2.732। तो 6 2 हो जाएगा 12, और ये हमारे पास पार्ट बन जाएगा ओके 12 प्लस 4.39 मतलब ये बन जाएगा 16.39 मिनट्स। दिस इज आवर टाइम। आई होप क्वेश्चन अच्छा था, क्लियर हो गया होगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं स्पीड वाले क्वेश्चंस को जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें पढ़ाए गए सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, इसको जितना ज़्यादा पॉसिबल हो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2-4 और नए नए कॉन्सेप्ट्स की प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।